हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं ठोस वस्तुओं के आयतन चैप्टर को, और ठोस वस्तु के आयतन चैप्टर के अंतर्गत पहले जो प्रश्न है वो घनाभ पर आधारित प्रश्न है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि घनाभ होता क्या है। तो घनाभ को समझने से पहले थोड़ा सा हम आयत को समझ लेते हैं। तो आयत क्या होती है? तो आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसमें एक लंबाई होती है और एक क्या होती है? चौड़ाई होती है। लंबाई हमेशा ज़्यादा होती है आयत में, चौड़ाई हमेशा क्या होती है? कम होती है। तो दो विभिन्न भुजाओं का अगर हम आपस में गुणा कर देते थे तो हमें क्या मिलता है? तो इस आयत का क्षेत्रफल मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? तो अभी हम घनाभ पढ़ रहे हैं। तो घनाभ किससे मिलकर बना होता है? तो घनाभ आयत से ही मिलकर बना होता है। बस आयत और घनाभ दोनों में जो फ़र्क रहता है वो फ़र्क ये रहता है, तो फ़र्क ऊंचाई का आ जाता है। अगर कोई वस्तु भारी होगी तो भारी वस्तु में क्या होगी? तो उसकी लंबाई के साथ में चौड़ाई होगी और चौड़ाई के साथ में क्या होगी? ऊंचाई। तो लंबाई और ऊंचाई तो रहती है, लेकिन भारी होने से या उस वस्तु में भार होने से क्या होता है? उसकी कुछ मोटाई भी आती है, और उस मोटाई को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर चौड़ाई के रूप में ले लेंगे। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अगर हम आपस में गुणा कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? तो उस वस्तु का आयतन निकल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल कहते हैं, और अगर हम घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करेंगे तो वो आयतन कहलाएगा। तो किस तरीके से होता है घनाभ? तो एक तो ये हमने आयत बना लिया, सेम एक आयत और बना लेते हैं हम यहाँ पर इस तरीके से, और इसके कोने को यहाँ से हम आपस में मिला देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? तो ये घनाभ बन जाएगा। इस घनाभ में ये होगी इसकी लंबाई होगी, ये इसकी चौड़ाई होगी, और इस घनाभ में ये वाली इसकी क्या होगी? तो ऊंचाई हो जाएगी। अब यहाँ से ये घनाभ बना है, तो घनाभ में क्या क्या पूछा जा सकता है? तो एक तो पूछा जाता है घनाभ के अंतर्गत उस घनाभ का आयतन पूछा जाता है। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? तो घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई को हम क्या कहेंगे? तो लंबाई को हम कहेंगे लेंथ, और लेंथ मतलब एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और चौड़ाई को हम क्या कहेंगे? तो चौड़ाई को हम ब्रीथ कहेंगे, ब्रीथ को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? तो ऊंचाई को हम हाइट कहते हैं, हाइट को हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो ये हो जाएगा हमारा L इंटू बी इंटू एच। तो ये हो जाएगा हमारा किसका? तो ये हो जाएगा घनाभ का आयतन का फार्मूला। दूसरा जो इसमें पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? तो घनाभ का आयतन हमेशा अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर घन होगा, और मीटर है तो मीटर घन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीन विभिन्न इकाइयाँ हैं और तीनों विभिन्न इकाइयों का हम गुणा करते हैं। तो सेंटीमीटर 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 का गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर घन हो जाएगा, मीटर 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 का गुणा करेंगे तो मीटर घन हो जाएगा। दूसरी पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न घनाभ का विकर्ण, अधिकतम लंबाई या घनाभ का विकर्ण, इस दो रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तो हो जाएगा यहाँ से घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? तो घनाभ का विकर्ण होगा हमारा, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है वर्गमूल के अंदर लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा किसका? तो ये हो जाएगा हमारे घनाभ के विकर्ण का फार्मूला। तो घनाभ का विकर्ण का फार्मूला ये रहा हमारा। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन आएगी हमारे, यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो वो होता है, तो ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। ठीक है, क्रम से होता है। जैसे यहाँ पर लंबाई के साथ एक बार चौड़ाई को ले लेंगे, लंबाई के साथ एक बार ऊंचाई को ले लेंगे, इस तरीके से, और ऊंचाई के साथ एक बार लंबाई को ले लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा? दो ब्रैकेट के अंदर लंबाई को L और चौड़ाई को हम B कहते हैं, फिर चौड़ाई को हम B कहते हैं और ऊंचाई को H कहते हैं, फिर ऊंचाई को H कहते हैं और लंबाई को L कहते हैं, लेंथ। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला किस में यूज़ होगा? तो ये वाला फार्मूला घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर हमें घनाभ का विकर्ण या अधिकतम लंबाई की भुजा ज्ञात करनी है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और घनाभ का आयतन अगर हमें ज्ञात करना है तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई,
और L इंटू बी इंटू सी L इंटू बी इंटू एच, ये वाला हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे बुक के जो भी प्रश्न दिए हैं घनाभ से संबंधित, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि एक कमरा 12 मीटर लंबा, तो कमरे की जो लंबाई है वो हमें दी है 12 मीटर तथा 9 मीटर चौड़ा, तो कमरे की जो चौड़ाई है वो दी है हमें 9 मीटर तथा 8 मीटर ऊंचा, तो कमरे की जो ऊंचाई है वो हमें दे रखी है उसने 8 मीटर। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। देखो कमरा जो है, यहाँ इस कमरे में उसने चौड़ाई दी है, और जिन वस्तुओं में चौड़ाई होती है अर्थात मोटाई होती है वो वस्तु क्या होती है, ठोस होती है। तो ठोस वस्तु का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अर्थात ये घनाभकार आकृति है। तो एक आयत से मिलकर क्या बनता है, तो एक आयत से मिलकर ही एक घनाभ बनता है। तो ये हो गया हमारा एक घनाभ हो गया। और इस घनाभ में अधिकतम लंबाई से बांस कहाँ रखा जा सकता है, तो इस घनाभ में अधिकतम लंबाई पे बांस इसके विकर्ण पे रखा जा सकता है। ठीक है, विकर्ण से ज़्यादा लंबा बांस हम इस घनाभकार आकृति में नहीं रख सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि हमें यहाँ पर विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, तो घनाभ का विकर्ण बराबर होता है वर्गमूल के अंदर लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई अर्थात एच का स्क्वायर बराबर, लंबाई कितनी दी है यहाँ से 12 दी है, तो लंबाई को हम 12 रख देते हैं और 12 का वर्ग कर लेते हैं, प्लस ब्रीथ अर्थात चौड़ाई कितनी दी है यहाँ से 9, तो 9 का स्क्वायर कर लेते हैं। हाइट कितनी दी है यहाँ से ऊंचाई, तो 8 दी है, तो 8 का स्क्वायर कर लेते हैं बराबर 12 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 144। 9 का 9 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 81, और 8 का 8 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 64 बराबर। इन सबको हम आपस में जोड़ लेते हैं, तो 4 और 1 5 और 4 9, 6 और 6 12 13 14, 14 और 4 18 का 8 हासिल बचा 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो 289 किसका वर्ग होता है, तो 289 जो है ये 17 का वर्ग होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 17 मीटर, अर्थात ये विकर्ण की लंबाई है और विकर्ण की लंबाई ही सबसे अधिकतम लंबाई होती है घनाभ में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिखा है कि 10m इंटू 10m इंटू 10m। तो जब भी लगातार अगर ये संख्या इस तरीके से हमें देते तो सबसे पहले हमें एक क्रम से होता है, ये लंबाई होती है, फिर ये चौड़ाई होती है और फिर ये वाली क्या होती है, तो ऊंचाई होती है। तो उसने यहाँ पर फिर से हमें लंबाई कितनी दी है, तो लंबाई अर्थात लेंथ हमें दे रखी है उसने 10, चौड़ाई कितनी दे रखी है उसने, तो ब्रीथ उसने दे रखी है यहाँ से हमें, तो वो दी है उसने 10, और ऊंचाई कितनी दी है, तो ऊंचाई उसने दे रखी है हमें h बराबर 5। विभाग वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी है। तो फिर से उसने सबसे लंबी छड़ की लंबाई अर्थात उसने हमसे विकर्ण पूछा है। तो घनाभ का सबसे लंबी जो छड़ होती है घनाभ में वो होती है विकर्ण पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, तो घनाभ के विकर्ण का फार्मूला लिख लेते हैं। तो घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। तो लंबाई कितनी यहाँ पर 10 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे इसके वर्गमूल के अंदर 10 का स्क्वायर, चौड़ाई भी यहाँ पर 10 है तो 10 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी दी है, तो 5 दी है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। इसको फिर से हल कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 100, फिर 10 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 100, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 हो जाएगा। और सबको अगर हम अंडर रूट के अंदर हम जोड़ लेते हैं वर्गमूल के अंदर, 100 200 और 25 हो जाएगा हमारा 225। और 225 किसका वर्ग होता है, तो 225 जो है ये 15 का वर्ग होता है, और ये किस में दे रखा है, मीटर में, तो ये हमारा आ जाएगा मीटर। तो सबसे लंबी जो छड़ रखी जा सकती है वो कितने मीटर की रखी जा सकती है, तो 15 मीटर की रखी जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि रीता और मीता दोनों के, तो एक तो है यहाँ पर रीता और एक है यहाँ पर दूसरे नंबर पे मीता, इन दोनों के बीच क्या होगी, यहाँ पे तुलना होगी। तो रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभकार है, अर्थात दोनों के जो बॉक्स है वो कैसे है, तो घनाभकार है।
रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स की लंबाई से 10% अधिक है, परंतु रीता के बॉक्स की गहराई मीता के बॉक्स से 20% कम है। रीता के बॉक्स की धारिता और मीता के बॉक्स की धारिता में क्या अनुपात है। अर्थात इन दोनों के बीच उसने क्या पूछा हमसे, तो इन दोनों के बीच का हमसे अनुपात पूछा है। और किसका पूछा, धारिता, और धारिता का मतलब होता है धारण करने वाला, और कितना धारण करता है अर्थात उसका आयतन पूछा है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ से रीता के घनाभ का आयतन निकालना हमें। तो यहाँ हम लगा देते हैं कि रीता के घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन यहाँ पर इसका फार्मूला लगेगा, और यहाँ पर लग जाएगा मीता के जो लंच बॉक्स है घनाभकार उसका घनाभ का आयतन। तो यहाँ पर आ जाएगा घनाभ का आयतन, और घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, दोनों के बीच में हमें अनुपात पूछा है, यहाँ पर हम रेशो कर लेते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और यहाँ पर भी घनाभ का आयतन क्या होगा, तो यहाँ पर भी होगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब प्रश्नानुसार जमाते, देखो क्या कहा उसने कि रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है। किससे, मीता के बॉक्स से 10% अधिक है। तो हम मान लेते कि ये वाली मीता है, और मीता का जो बॉक्स है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई को भी हम 100 मान लेते हैं। चौड़ाई कितनी, तो चौड़ाई को भी हम 100 मान लेते हैं, और ऊंचाई कितनी, तो ऊंचाई को भी हम 100 मान लेते हैं। उसने क्या कहा कि रीता के जो बॉक्स है अर्थात इस रीता के बॉक्स की लंबाई अर्थात ये वाली जो लंबाई है तथा चौड़ाई, और ये वाली जो चौड़ाई है ये मीता के बॉक्स से 10% अधिक है। तो इसकी लंबाई कितनी, 100 है, और इस 100 से 10% अधिक है। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। तो 10 अधिक अर्थात ये 100 है, तो इससे 10 अधिक कितना होगा, तो ये हो जाएगा 110। और चौड़ाई भी कितनी अधिक है, 10 अधिक है। तो यहाँ पर चौड़ाई कितनी है, 100 है, तो यहाँ पर भी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 अधिक अर्थात 110 हो जाएगी। परंतु रीता के बॉक्स की जो गहराई अर्थात जो ऊंचाई है उसमें क्या हुआ है, तो बॉक्स से 20% कम है। तो यहाँ पर इसकी कितनी है, 100 है ऊंचाई और गहराई, तो यहाँ पर कितनी 20% कम, और 20 कम है मतलब कितना हो जाएगा, 100 से 20 कम करेंगे तो 80 आ जाएगा। 100 का 10% 10 ही होता है, तो हमने यहाँ पे 10 जोड़ दिया। फिर 100 का 10% 10 होता है, तो 10 जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर 100 का 20% 20 होता है, तो गहराई को 100 से हमने 20 कम करके 80 रख दिया। अब ये जो आया है ना, ये क्या आएगा, ये आयतन आएगा, और ये भी आयतन आएगा। और उसने कहा था धारिता और इन दोनों के जो धारिता के बीच में जो अनुपात है वो हमें अनुपात निकालना है। तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनुपात निकालने के 1 0 से हम यहाँ पे 1 0 काट देंगे, 1 0 से यहाँ पर 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 को यहाँ पर हम काट देंगे। अब कट रहा हो तो काट देंगे। देखो 2 पंजे कितना होता है, 10, और 2 चौक हो जाएगा यहाँ पे 8, और फिर इसको काट देंगे 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20। तो यहाँ कितना बचेगा, 11 × 11 बच रहा है, तो 11 × 11 हो जाएगा। अनुपात में यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर हमारा बच रहा है 5 × 25। तो 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 121 आ जाएगा, और 25 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 125 आ जाएगा। तो क्या रेशो निकल के आया हमारे सामने, तो हमारा सामने यहाँ से रेशो निकल के आया 121 अनुपात 125। तो किसका है ये, तो पहले वाला तो रीता का है और दूसरा मीता का है। तो रीता और मीता का अनुपात कितना आ जाएगा, 121 अनुपात 25। अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर हो तो जलाशय की गहराई कितनी होगी। देखो यहाँ पर उस जलाशय की हमें लंबाई दी है, तो लंबाई कितनी दी है, तो लंबाई 6 मीटर दी है। चौड़ाई कितनी दी है, तो चौड़ाई दी है हमें यहाँ से 3.5 मीटर दी है। और ऊंचाई अर्थात उसकी जो गहराई है वो कितनी दी है, तो वो हमें यहाँ से उसने पूछा है। तो उसकी जो ऊंचाई है अर्थात जो गहराई है वो यहाँ पे हमसे पूछा है, तो वो कितनी रही होगी। अब जलाशय जो है उसमें लंबाई है, जलाशय में चौड़ाई है, और जलाशय में यहाँ पर ऊंचाई भी है। अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, इसका मतलब हुआ कि ये घनाभकार जलाशय होगा। और घनाभकार अगर ये जलाशय है और जलाशय के अंदर 42,000 लीटर जल आ रहा है, अर्थात इस जलाशय के जल को धारण करने की जो क्षमता है वो कितनी है, तो 42,000 लीटर की है। तो इसको भी हम आयतन वाले फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो 42,000 लीटर ये उसका क्या है, आयतन है, ये इसका क्या है, तो ये आयतन है। और ये किस में दिया है, तो 42,000
लीटर में दिया है। तो इसको हम तोड़ लेते हैं। देखो 42,000 आयतन है और आयतन का मतलब होता है कि 3 वस्तुओं का गुणा करने, मतलब 3 अंकों का आपस में गुणा किया गया होगा। 3 विभिन्न इकाइयाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का आपस में गुणा किया। तो इसको हम तोड़ सकते हैं। 42 इंटू कितना लिख सकते हैं, इसको 1000 लिख सकते हैं। और इसको भी हम तोड़ सकते हैं किस तरीके से, तो जैसे 42 और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुणित 10 गुणित 10। इसका मतलब ये कितना रहा होगा, तो ये कहीं ना कहीं 42 और 1 2 3 पावर है, अर्थात तीनों सेम है। तो 42 मीटर की पावर 3 ये उसके आयतन के बराबर इसने हमको कर लिया। तो यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं फार्मूला, तो हमें यहाँ से उस जलाशय का आयतन पता है, तो जलाशय का आयतन लिख लेते हैं। तो जलाशय कैसा है, तो जलाशय जो है वो घनाभकार है। तो घनाभकार जलाशय का आयतन और आयतन कितना दिया है, तो वो दिया है हमें 42 मीटर घन। ठीक है। अब यहाँ से लंबाई कितनी है, तो इस घनाभ की लंबाई दी है, तो अर्थात जलाशय का जो आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये होता है आयतन का फार्मूला। और इस आयतन के बराबर दिया उसने 42। अब लंबाई कितनी है, तो लंबाई यहाँ पर 6 है। चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई यहाँ पर 3.5 मीटर है। और ऊंचाई हमें क्या करना है, तो ऊंचाई हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो ऊंचाई को ऊंचाई ही रहने देते हैं यहाँ पर हम। अब 42 को 42 की जगह रख लेते हैं, ऊंचाई को हम ऊंचाई की जगह रहने देंगे। और बराबर से इधर उधर गुणा में कहाँ चली जाती संख्या है, बटे में चली जाती है। 6 भी इसके बटे में चला जाएगा और 3.5 भी कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो बटे में से 3.5 के यहाँ से दशमलव हटा देंगे। दशमलव हटाने का 1 और 1 अंक है तो 1 शून्य लगा देंगे। 5 दूनी 10 और 5 7 35, 7 एकम 7, 7 छंग 42 और 6 से 6 को काट देंगे। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, तो ऊंचाई आ जाएगी यहाँ से 2। और ये सारी इकाई किस में थी, सारी इकाई मीटर में थी। तो ये 2 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 2 मीटर, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से दुगनी है तथा लंबाई से आधी है। तो यहाँ पर कमरे की क्या है, एक तो लंबाई है और कमरे की एक चौड़ाई है और कमरे की एक ऊंचाई है। और इन सब के बीच में क्या है, तो तुलना कर रखी है और बता रखा है उसने। तो कमरे की जो चौड़ाई है, अर्थात ये वाली जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दुगनी है। तो अगर हम ऊंचाई को h मानते हैं, तो कमरे की जो चौड़ाई है इस ऊंचाई की दुगनी है। तो ऊंचाई अगर h है तो इसकी 2 गुनी है। तो चौड़ाई कितनी रही होगी, तो चौड़ाई उसकी 2h रही होगी, तब जाके इसका क्या होगा, तो इसका ये 2 गुना होगा। फिर आगे प्रश्न में, तथा लंबाई से आधी है, किसकी बात कर रहा है, इस चौड़ाई की ही बात कर रहा है। जो प्रारंभ में है चौड़ाई उसकी ऊंचाई से दुगनी है और चौड़ाई जो है ये वाली चौड़ाई लंबाई से आधी है। तो चौड़ाई जो है ये वाली चौड़ाई लंबाई से आधी है। तो लंबाई से क्या है, ये चौड़ाई लंबाई से आधी है। तो लंबाई जो भी रही होगी उस लंबाई की आधी क्या है, चौड़ाई है। तो चौड़ाई अगर 2h है तो लंबाई कितनी रही होगी, तो लंबाई उसकी 4h रही होगी, तब जाके इस लंबाई की आधी होगी ये वाली चौड़ाई। तो 4h होगी तभी आधी कितनी होगी, 2h उसकी चौड़ाई होगी। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि लंबाई कितनी है, तो लंबाई है, यहाँ हम लिख लेते हैं इसको, लंबाई कितनी है, तो लंबाई बराबर हो जाएगी 4h। चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगी 2h। और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा h। अब अगर हम यहाँ से h का मान निकाल लेते हैं और यहाँ पे 4 में गुणा करते तो लंबाई को निकाल लेंगे, h का मान रखेंगे 2 में गुणा कर देंगे, चौड़ाई को निकाल लेंगे और h का मान रखेंगे तो वो क्या आ जाएगी, हमारी ऊंचाई आ जाएगी। और हमसे पूछा क्या है, कमरे की लंबाई कितनी है, अर्थात यहाँ हमें इसमें मान रखना है। तो कमरे की लंबाई यहाँ से पहले हमें h निकालना पड़ेगा। दिया क्या उसने, कमरे का आयतन 512 है। तो कमरा कैसा है, लंबाई चौड़ाई तो ऊंचाई है, अर्थात घनाभकार है। तो घनाभकार कमरे का आयतन क्या होगा, तो घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन उसने हमें दिया है, कितना दिया है प्रश्न में, तो वो दे रखा है 512। ये 512 में दिया है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और हमें लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई जो है वो यहाँ पर पता है कितनी है, तो ये दे रखा है हमें, यहाँ से पता है कि लंबाई 4h है, चौड़ाई कितनी है, तो 2h है, और ऊंचाई कितनी है, तो h है। और बराबर में कितना हो जाएगा, तो 512। h और h का आपस में गुणा करेंगे तो h की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 हो जाएगी।
और ये हो जाएगा हमारा बराबर। और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है हमारा 512 और ये गुणा में 4 है तो बटे में आ जाएगा 4। यहाँ पे 2 भी गुणा में तो 2 भी बटे में आ जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं है अर्थात 1 है तो 1 भी कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। पहले इसको हम 2 से काट लेते, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 छंग 12, फिर 4 छंग 24 और 1 बचेगा, 4 चौक 16। तो h की पावर 3 बराबर कितना आ गया, यहाँ से 64 आ गया। तो इस पावर 3 को क्या करेंगे, इस 64 के ऊपर लगा देंगे तो उधर जाके कितना हो जाएगा, तो ये घन हो जाएगा। और 64 किसका होता है, घन। तो 64 जो है ये किसकी घन होता है, तो 64 जो है ये हमारा 4 चौक 16, 16 चौक 64 अर्थात 4 का होता है। तो h बराबर निकाल लिया हमने यहाँ से, कितना है, तो h बराबर आ गया हमारा 4 आ गया। हमसे प्रश्न में पूछा क्या था, तो कमरे की लंबाई पूछी है और लंबाई बराबर कितना है, तो लंबाई बराबर है यहाँ से 4h है। तो 4 को 4 रहने देंगे और h का मान यहाँ से रख लेंगे, h का मान कितना है 4 है तो 4 को यहाँ रख लेंगे। तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 4 चौक 16। तो ये मीटर में या सेंटीमीटर में है, तो ये हमारा मीटर में है तो ये मीटर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 16 मीटर अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचे अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। तो जब भी प्रश्न में अगर नंबर ऑफ संख्या पूछी हो कि कितनी वस्तुएं रखी जा सकती है, कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं, तो हम हमेशा क्या करेंगे, तो बड़े वस्तु के आयतन में छोटे वस्तु का आयतन का अगर हम भाग दे देते हैं तो वो संख्या निकल जाती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बड़े वस्तु का आयतन बटे में छोटी वस्तु का आयतन बराबर क्या होता है, तो बराबर में होता है नंबर ऑफ संख्या। तो यहाँ पर क्या पूछा है, तो डिब्बे रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि डिब्बे की संख्या बराबर क्या होगा, तो बड़ी वस्तु का आयतन और बटे में आ जाएगा छोटी वस्तु का आयतन। हमेशा जब भी अगर नंबर ऑफ संख्या पूछी जाएगी तो हम इसी फार्मूले से करेंगे। तो बड़ी वस्तु भी घनाभकार है और छोटी वस्तु भी क्या है, यहाँ पर घनाभकार है। तो घनाभ के आयतन का फार्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है, तो बड़ी वस्तु का आयतन अर्थात घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और यहाँ से भी हमारा क्या होगा, नीचे भी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होगा। लेकिन प्रश्न में ऊपर हमें लंबाई कितनी दी है, तो यहाँ पर प्रश्न में हमें ऊपर लंबाई दी है 8 मीटर। फिर यहाँ पर कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है हमें 7 मीटर। और ऊंचाई कितनी दी है, तो यहाँ पर ऊंचाई दी है हमें 6 मीटर। और बटे में जो हमें लंबाई दी है छोटे वाली वस्तु की, तो वो कितनी दी है, तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर दिया है 6 सेंटीमीटर। और ये दिया है सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, और ये दिया है मीटर में, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में। तो दोनों इकाइयों आपस में बराबर नहीं है अर्थात इन्हें हम काट नहीं सकते। इकाई को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन बड़े हैं यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि बड़ी इकाई को छोटी इकाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है अर्थात 100 का गुणा करना पड़ेगा। 7 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते 100 से गुणा करके। 6 मीटर को भी सेंटीमीटर में गुणा करने के लिए 100 का भाग गुणा कर देते हैं यहाँ से। और बटे में ये भी सेंटीमीटर है, ये भी यहाँ पर सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 6 का सेंटीमीटर। अब सारी इकाई किस में कन्वर्ट हो गई, तो ये सारी इकाई सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई। ये मीटर में थी और ये सेंटीमीटर में थी। अब इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। 8 से 8 को काट देंगे, 707 को काट देंगे, 6 से 6 को काट देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ से बचेगा 100 गुणित 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 3 6 शून्य आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो कितने अधिकतम डिब्बे रखे जा सकते हैं, तो इतने डिब्बे रखे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए
20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अर्थात यहाँ से फिर से हमसे नंबर ऑफ संख्या पूछी है तो हम वही फार्मूला लगाएंगे। ईंटों की संख्या बराबर क्या होगा, तो ईंटों की संख्या बराबर होगा बड़ी वस्तु का आयतन बटे में छोटी वस्तु का आयतन। तो बड़ी वस्तु कौन सी होगी, यहाँ से ऊपर वाली होगी, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पर ये मीटर में दी और इकाई अभी यहाँ पर बड़ी है, और ये वाली सेंटीमीटर में दी है तो इकाइयाँ छोटी होगी। तो बड़ी वस्तु की लंबाई कितनी दी है, 4 मीटर। तो इस 4 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो क्योंकि नीचे सारी इकाई किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो लंबाई कितनी है, 4 मीटर में है, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। लंबाई गुणित क्या होगा, चौड़ाई। चौड़ाई कितनी दी यहाँ से, 3 मीटर में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 3 गुणित कितना हो जाएगा, 100। तो सॉरी, यहाँ से ये तो ऊंचाई थी, है ना, तो इसको हम ऊंचाई की जगह लिखेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। चौड़ाई कितनी दी यहाँ से, 13 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, और ऊंचाई कितनी दी है, 3 मीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी यहाँ से ऊंचाई। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये वाली क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब ईंटों वाली कितनी दी है लंबाई, तो ईंटों की जो लंबाई है वो दी है हमें 20 सेंटीमीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। ये 12 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, ये भी सेंटीमीटर में रहने देते हैं, और 6.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई को यहाँ पर हम रख लेते हैं 6.5। यहाँ से दशमलव हटा लेते हैं, दशमलव हटाने का एक ऊपर रखेंगे और एक अंकित एक शून्य लगा देंगे। अब सारी संख्याओं को हम आपस में काट देते हैं। देखो 13 एकम 13 और 13 पंजे कितना होगा, 65 हो जाएगा। 20 एकम 20 और 20 पंजे 100 हो जाएगा। इस 5 से इस 5 को हम काट देंगे, और 4 एकम 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा। 3 से 3 को काट देंगे, तो अब कुछ भी नहीं बचा नीचे। ऊपर कितनी संख्याएं बची है, तो यहाँ से बचा है 100 गुणित एक, यहाँ से 10 बचा है। 100 और 10 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 1000। तो कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, तो 1000 ईंटों की क्या होगी, यहाँ से आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा हमारा 1000 ईंट, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची तथा 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार को बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 8 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटें लगेगी, जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट तथा रेत के मिश्रण से बना हो। देखो यहाँ से पहले तो हमसे पूछा ये है कि कितनी ईंटें लगेगी, अर्थात नंबर ऑफ संख्या पूछी है, और नंबर ऑफ संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी वस्तु के आयतन का भाग देना पड़ेगा। तो पहले ये करते हैं, फिर इस लाइन को पढ़ के समझते हैं। तो सबसे पहले बड़ी वस्तु का आयतन क्या होगा, बड़ी वस्तु का आयतन हो जाएगा हमारा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई कितनी दी है, 24 मीटर दी है, तो 24 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर देते हैं। चौड़ाई कितनी दी, तो यहाँ पर हमें चौड़ी दीवार है 60 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई ऑलरेडी उसने सेंटीमीटर में दे रखी है, तो सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। और ऊंचाई कितनी दी है, 8 मीटर दी है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 8 को 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगी। तो ये वाली हो जाएगी हमारी लंबाई, ये हो जाएगी हमारी चौड़ाई, और ये वाली हो जाएगी हमारी ऊंचाई। अब आगे देखो नीचे क्या दिया है, बनाने के लिए ईंटें जो है उस ईंटों का जो लंबाई वो कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर लंबी, और चौड़ी कितनी ईंट की चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है ईंट की, तो ऊंचाई की ईंट की 8 है। अब ये आ गई हमारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन ये कितना है अपने आप में, ये सारी जो इकाई है ये अपने आप में कितना है, तो ये 100% है। देखो कैसे, तो यहाँ अगर ईंट है प्लस रेत है, और भी क्या है यहाँ पर, ईंट रेत और सीमेंट भी है, तो सीमेंट है। तो अगर ईंट रेत और सीमेंट के अगर मिश्रण को हम बनाते हैं तो वो कितना परसेंट है, तो वो वाला मिश्रण होगा हमारा 100% का। लेकिन उसने प्रश्न में कहा हमें कि दीवार के कुल आयतन में, अर्थात ईंट रेत सीमेंट और जो भी मिला है इसमें कुल आयतन में 10% भाग सीमेंट तथा रेत का मिश्रण का है। तो 10% भाग किसका है, तो रेत और सीमेंट का है यहाँ से। तो 10% भाग रेत और किसका है, तो ये सीमेंट का है। तो ये 10% भाग है। तो हमें किसकी चाहिए, तो हमें केवल ईंटों की संख्या चाहिए, तो हमें केवल शुद्ध ईंटें चाहिए यहाँ से। तो शुद्ध ईंटें निकालने के लिए रेत और सीमेंट को घटाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगी, तो यहाँ तो ईंटों का परसेंटेज, तो ईंटों का परसेंटेज कितना आ जाएगा, तो 100 में से 10% घटा देते हैं, अर्थात 90% यहाँ पर क्या है, ईंटें हैं। तो ये वाला ईंटों का आयतन 100% होगा, और इस 100% में सब है, यहाँ पे रेत भी है, ईंट भी है
और यहाँ से सीमेंट भी है। लेकिन 90% अगर हम कर देते हैं तो रेत और सीमेंट 10% को घटा देंगे, अर्थात यहाँ से ये केवल किसका रह जाएगा, तो ईंटों का रह जाएगा। तो 90% क्या है, तो 90% बराबर ईंटें रह जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से हम इस परसेंटेज को हटा देते हैं और परसेंटेज का बटे में कितना लगा देते हैं, 100। अब जो आएगी वो आ जाएगी हमारे ईंटों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि ये 90% के बराबर क्या है, ईंटों की संख्या है। तो देखो यहाँ इस 100 से इस 100 को हम काट देते हैं, और भी कट रहा हो तो उससे हम काट देते हैं। 24 से 24 को काट देते हैं यहाँ से। 12 एकम 12 और 12 पंजे कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 60 हो जाएगा। और इस 8 से इस 8 को हम यहाँ पर काट देते हैं तो कितना बचेगा, तो ऊपर बचा हमारा 5 गुणित यहाँ से बचा है 100 गुणित कितना बचा है, तो यहाँ पे बचा है हमारा 90। तो ईंटों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो 9 पंजे 45 और 1 2 3 शून्य पीछे है, तो 45,000 आ जाएगी हमारे यहाँ से ईंटों की संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो यहाँ हम ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 45,000 ईंटें आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक घनाभ के विकर्ण की माप 28 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें दिया है घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण, और घनाभ का विकर्ण कितना दिया है, तो वो दिया है हमें 28 सेंटीमीटर। तो घनाभ के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर कितना दिया है, तो 28 दिया है, तथा इसके तीनों कोरों की लंबाई का योग हमें दिया है, अर्थात तीनों कोरों की लंबाई का योग अर्थात a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगी तीनों कोरों की लंबाई। a को हम लंबाई मान रहे, b को हम चौड़ाई मान रहे और c को हम क्या मान रहे, ऊंचाई मान रहे। तो यहाँ से तीनों की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो योग है वो कितना है, 44 है। एक कंडीशन ये दी है और एक कंडीशन यहाँ से हमें ये वाली दे रखी। तो इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमसे क्या करा, उसने पूछा है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है और वो हमसे पूछा है यहाँ पर इसने। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। देखो यहाँ से क्या दिया है, लंबाई को हमने यहाँ पे क्या माना है, a माना है, और चौड़ाई को हमने यहाँ पर b माना है, और ऊंचाई को हमने यहाँ पर c माना है। थोड़ा इजी हो जाएगा यहाँ से हमारे लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसको हल करने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका भी वर्ग कर देते हैं और इसका भी क्या कर देते हैं, हम वर्ग कर देते हैं। अब क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से देखते हैं हम। देखो 28 किसका वर्ग होता है, तो 28 जो है वो 784 का वर्ग होता है। और अगर यहाँ से हम देखें इसको, तो इसका अगर वर्ग कर रहे हैं तो देखो यहाँ से ये वाला जो वर्ग है ना, इसके ऊपर जो अंडर रूट वाली जो लगा है, इसका मतलब होता है 1/2, या इस वर्ग को ही हम क्या कहते हैं, 1/2 कहते हैं। तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग कितना है, तो ये 1/2 है, और यहाँ पर कितना वर्ग लगा है, 2, तो 2 से 2 को काट देंगे। तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग बराबर कितना आ गया, 784। एक कंडीशन ये बन गई हमारी। एक प्रश्न में ये दिया है कि a b प्लस c बराबर 44 है, और एक हमें यहाँ से पता चल गया a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग बराबर क्या है, तो 784 है। इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। अब उस फार्मूले को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तो पुट करेंगे। तो देखते हैं कैसे क्या करेंगे। देखो ये फार्मूला होता है हमारे यहाँ से a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग बराबर होता है a प्लस b प्लस c का वर्ग माइनस 2, और ये होता है हमारा संपूर्ण पृष्ठ का जो भी क्षेत्रफल होता है वो लग जाएगा, अर्थात 2ab प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, अर्थात यहाँ पर जो हमारा फार्मूला लगेगा वो लगेगा लंबाई गुणित चौड़ाई और चौड़ाई गुणित लंबाई और लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित लंबाई, लंबाई गुणित चौड़ाई और चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऊंचाई गुणित
लंबाई। तो यहाँ पर हमने क्या माना है इसको AB प्लस ये हो जाएगा हमारा BC प्लस ये हो जाएगा हमारा CA। और यही तो फार्मूला होता है किसका, संपूर्ण पृष्ठ का। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है हमारा 2AB प्लस BC प्लस CA। और ये हमसे पूछा है, तो जो हमसे पूछा है उसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसको ऐसा ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ से हमसे क्या पूछा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर का मान हमें यहाँ से पता है कितना है, तो यहाँ से ये 784। A प्लस B प्लस C का मान यहाँ से हमें निकाल रखा है, प्रश्न में दिया है कितना है, तो ये दिया है हमें 44, और 44 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और माइनस का क्या आ जाएगा, तो माइनस का, इसकी जगह हम लिख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि ये हमसे पूछा है। ये माइनस का संपूर्ण पृष्ठ है, उधर है, तो इसको बराबर से इधर लेके आ जाते हैं, तो प्लस का हो जाएगा यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और यहाँ पे 44 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 50 से कितना कम है, 6, और 6 का वर्ग होता है 36, और 44 6 कम है, अर्थात 44 में से 6 कम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 19। और ये 784 इधर प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 784 हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 13 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ से 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा और 1। तो कितना आ गया यहाँ से क्षेत्रफल, तो 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिया है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 19 है। तो सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। तो A प्लस B प्लस C बराबर हमें दिया है कितना, तो 19। A बराबर लंबाई है, B बराबर चौड़ाई है, और C बराबर क्या है यहाँ पर, ऊंचाई है। तथा इसके विकर्ण की लंबाई हमें दी है 5। तो हम यहाँ लिख लेते हैं विकर्ण की लंबाई, और विकर्ण की लंबाई बराबर कितना दिया है, तो 5 और अंडर रूट में 5। तो विकर्ण की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, तो विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होता है हमारा लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, और C अर्थात ऊंचाई का स्क्वायर बराबर कितना है, तो 5 और अंडर रूट के अंदर 5। फिर से पिछले वाले सवाल की तरह दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, हम वर्ग कर लेते हैं। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो इसका भी वर्ग कर लेते हैं, और इसका भी हम यहाँ पर वर्ग कर लेते हैं। और इस वर्गमूल का मतलब होता है 1/2। तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, और इस वर्गमूल का मतलब हो गया 1/2, और यहाँ पर वर्ग लगा है 2। बराबर में कितना है, तो 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर तो यहाँ पर है, और 2 से 2 को काट देंगे। तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 का 5 में गुणा करेंगे तो 125। एक तो ये कंडीशन हो गई, एक ये कंडीशन हो गई। अगर ये दोनों कंडीशन पता है तो हम यहाँ से इस वाले फार्मूले में मान रख सकते हैं। तो फार्मूला क्या हमारा, तो फार्मूला रहेगा A प्लस B प्लस C का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA। और 2AB प्लस BC प्लस CA बराबर क्या होता है, तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ ही हमसे प्रश्न में पूछा है। और ये वाला हम इस बार यहाँ पर किसका, प्लस का, तो प्लस ही रहने देते हैं। A प्लस B प्लस C का मान कितना है, तो A प्लस B प्लस C का मान 19 है, तो यहाँ हम 19 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 19 का स्क्वायर, और A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर बराबर कितना 125 है, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं यहाँ से 125। तो 19 का वर्ग क्या होता है, तो 19 का वर्ग होता है 361 बराबर 125 प्लस संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम यहीं रहने देते हैं क्योंकि वो प्लस का है। तो संपूर्ण पृष्ठ
संपूर्ण पृष्ठ और यहाँ पर 361 प्लस का, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 125 हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना रह जाएगा यहाँ पर, तो 361 में से 125 को घटा लेंगे तो 1 में से 5 जाता नहीं, तो 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा 6, और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और यहाँ से 3 है और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो क्वेश्चन नंबर, ये क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 236 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।